आरक्षण एक ऐसा शब्द है जो भारत में किसी के लिए उम्मीद और मौके लेकर आता है तो किसी के लिए अन्याय और एक कभी ना खत्म होने वाली बहस। सोचिए, एक ऐसी पॉलिसी जिसे बनाया तो गया था सदियों पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए, पर आज भी ये देश के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दों में से एक है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए मुद्दे की परतें खोलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये समस्या शुरू कहाँ से हुई। फिर देखेंगे कि हमारे संविधान ने इसका क्या हल निकाला। इसके बाद बात होगी कि ये सिस्टम कैसे इतना बड़ा हो गया और इस पर सबसे बड़ी बहस क्या है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी का भविष्य क्या है। हर बड़ी पॉलिसी के पीछे एक क्यों छिपा होता है। आरक्षण के मामले में ये क्यों हमें भारत के इतिहास की एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं दर्दनाक सच्चाई तक ले जाता है, और वो सच्चाई है सामाजिक असमानता। सोचिए, अरस्तू ने सदियों पहले जो कहा था वो आज भी इस पूरी बहस के केंद्र में है। क्या असल बराबरी का मतलब ये है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, या फिर उन लोगों को थोड़ी मदद दी जाए जो एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां वो दूसरों से सैकड़ों साल पीछे खड़े हैं? बस इसी एक सवाल ने भारत के इस ऐतिहासिक पॉलिसी को जन्म दिया। इसे सिर्फ एक सोशल सिस्टम समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये करोड़ों लोगों के लिए एक तरह की उम्र कैद थी। एक ऐसी कैद जिसमें पैदा होते ही आपकी तकदीर लिख दी जाती थी। सदियों तक इस सिस्टम ने आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से से सिर्फ मौके ही नहीं छीने, बल्कि उनकी इज्जत, उनके बुनियादी इंसानी हक, सब कुछ छीन लिया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो देश बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये कि इस सदियों पुराने जख्म को भरा कैसे जाए, इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक कैसे किया जाए। और इसका जवाब उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि भारत की सबसे अहम किताब हमारे संविधान में ही लिख दिया। वैसे इसकी शुरुआत आज़ादी से भी पहले हो गई थी। 1932 के पूर्णा पैक्ट में इसकी नींव रखी गई। फिर 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो एससीज और एसटीज के लिए इसे औपचारिक रूप दिया गया। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उस वक्त इसे सिर्फ 10 साल के लिए एक टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पे देखा गया था। लेकिन फिर ठीक एक साल बाद 1951 में पहले ही संशोधन ने इसके दायरे को और बढ़ाने का रास्ता भी खोल दिया। तो देखिए, जो चीज़ एक टेम्परेरी और लिमिटेड सोल्यूशन के तौर पर शुरू हुई थी, वो बहुत जल्द भारतीय राजनीति का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। और इसका दायरा अब सिर्फ एससी एसटी तक ही सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि ये आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से तक फैलने वाला था। और इस बड़े बदलाव की वजह बना मंडल कमीशन। साल था 1979 जब इस कमीशन को बनाया गया। शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कमीशन एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आएगा जो भारतीय समाज और राजनीति में एक भूचाल ला देगी और देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इस कमीशन की पूरी रिपोर्ट का निचोड़ एक नंबर में था 27%। जी हाँ, 27%। कमीशन ने सिफारिश की कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण होना चाहिए। और बस इस एक सिफारिश ने पूरे देश में एक आग लगा दी। कुछ लोग इसके समर्थन में थे तो कुछ लोग जबरदस्त विरोध में। अब जाहिर है, जब राजनीति में आरक्षण का दायरा इतना बढ़ रहा था तो टकराव और कन्फ्यूजन भी बढ़ने ही थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। ये जरूरी हो गया था कि इस पावरफुल पॉलिसी के लिए कुछ नियम, कुछ हदें तय की जाएं। और तब कोर्ट ने दो बहुत बड़े सिद्धांत सामने रखे। पहला था 50% का कैप, मतलब कुल मिलाकर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता ताकि राइट टू इक्वालिटी बना रहे। और दूसरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब था कि ओबीसीज में जो लोग पहले से ही अमीर या संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए ताकि ये लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, वो बहस जो मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच है। ये एक ऐसी बहस है जहां आंकड़ों से ज्यादा लोगों की भावनाएं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस मायने रखते हैं। ये बहस असल में दो बहुत मजबूत आइडियाज की टक्कर है। एक तरफ आवाज आती है मेरिट की कि भाई मौका तो उसी को मिलना चाहिए जो सबसे बेस्ट है, जिसके नंबर सबसे ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की दलील है जो कहती है कि मेरिट की बात करने से पहले सबको एक बराबर की स्टार्टिंग लाइन पर तो लेकर आओ, फिर देखते हैं कौन कितना काबिल है।
जैसे कि ये एक कमेंट है जो कहता है, जब आरक्षण इतना भद्दा हो तो भारत ब्रेन ड्रेन के बारे में रो नहीं सकता। ये शब्द उस गहरी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं जो बहुत से लोग महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिस्टम टैलेंट को सजा दे रहा है और देश की काबिलियत को बाहर जाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक और कहानी सुनिए। एससी समुदाय हर समय भेदभाव का सामना करता है। मेरे दोस्त को मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। अब ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हमें ज़मीनी हकीकत की याद दिलाता है कि भेदभाव आज भी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, और शायद इसीलिए आरक्षण जैसे सहारे की ज़रूरत आज भी महसूस की जाती है। तो मतलब साफ है, बहस के दोनों तरफ वजनदार तर्क हैं। एक पक्ष का मानना है कि यह वोट बैंक की राजनीति है और जातिवाद को बढ़ावा देती है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, यह ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और दबे कुचले लोगों को आवाज देने का एक बहुत जरूरी जरिया है। और यही बहस हमें आज के भारत में ले आती है, जहां ये लगभग 75 साल पुरानी पॉलिसी अब एक नए दौर में है और इसके सामने चुनौतियां भी नहीं हैं। ये जो ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं, ये आज की हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा अब इसमें एक नई कैटेगरी जुड़ गई है, ईडब्ल्यूएस, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। और इसका नतीजा क्या हुआ? कुल आरक्षण पहुंच गया है 59.5% पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट की तय की हुई 50% की लिमिट से काफी ज्यादा। और कहानी सिर्फ ईडब्ल्यूएस कोटे पर खत्म नहीं होती। अब तो नई नई बहसें शुरू हो गई हैं, जैसे ओबीसी के अंदर ही आरक्षण को कैसे बांटा जाए, क्या 50% की लिमिट को हटा देना चाहिए, और क्या देश में एक बार फिर से जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। ये सारे सवाल हमें बताते हैं कि आरक्षण की कहानी रुकी नहीं है, ये लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या आरक्षण, जिसे एक टेम्पररी फिक्स की तरह लाया गया था, अब हमारे समाज का एक परमानेंट फीचर बन चुका है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये 75 साल पुरानी पॉलिसी आज के नए भारत की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? इन सवालों का जवाब जो भी हो, वही भारत में बराबरी के भविष्य की कहानी लिखेगा।